Yes, good morning class. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you are doing well. Sir, डिबेंचर्स के हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं। यहाँ लेक्चर 1 के अंदर डिबेंचर्स के अंदर हम लोगों ने सर स्टार्ट करा सिंकिंग फंड मेथड, या जिसे आप वर्ड बोल सकते हो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के थ्रू जो आपने रिडम्पशन करी। क्लियर? तो नियर अबाउट 2-3 क्वेश्चंस हम लोगों ने उस चीज के ऊपर अटेंड किए, या प्रॉपर एंट्रीज डाल के भी हमने उस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वे से समझा कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी इन केस अगर आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। या फिर लेक्चर 2 के अंदर जो लेक्चर 2 बिल्कुल रिसेंटली आप लोगों ने लगाया, उसमें आप लोगों ने क्या करा सर, व्हेन हम डिबेंचर्स की जब रिडम्पशन करते हैं बाय परचेजिंग द ऑन डिबेंचर्स, मतलब हम ओपन मार्केट में से अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स परचेज करके उसको या तो सर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस होल्ड करते हैं, या फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन कर लेते हैं, या कुछ देर होल्ड करके बाद में उसको कैंसिल कर देते हैं। तो कोई भी मेथड आप वहां पे अडॉप्ट कर सकते हो। मतलब सर अगर सेकेंड लेक्चर आप लोगों ने प्रॉपर वे से किया होगा, जितने भी क्वेश्चंस हमने वहां पे डिस्कस किए, मोस्टली सर जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने करी होंगी ऑन डिबेंचर्स के अंदर। एंड काफी क्वेरीज यूजुअली जो पूछी जाती हैं वो कहा जाता है सर जो मॉड्यूल में क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं सर वो डिफरेंट नेचर के हैं, या कुछ और ही तरीके के क्वेश्चंस हैं और कुछ नहीं है। वो जो क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हो उन्हीं के अकाउंट्स उन्होंने पूछे हुए हैं, हमने बस उसकी सर जर्नल एंट्रीज डाल दी थी। आप बनाने को ऑन डिबेंचर अकाउंट बना दो, डिबेंचर अकाउंट बना दो, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बना दो, वो तो सर रिक्वायरमेंट पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा ना। आप जैसे ही रिक्वायरमेंट पूछोगे हम उस अकॉर्डिंग टू क्या दे देंगे, रिप्लाई दे देंगे। एंट्रीज पूछोगे एंट्रीज बना देंगे, अकाउंट पूछोगे तो नेचुरली नेसेसरी अकाउंट्स बना देंगे। बट सर कॉन्सेप्ट में तो कोई फर्क नहीं है ना, कॉन्सेप्ट तो अपना वही रहेगा ना जो ऑन डिबेंचर्स का हम लोगों ने समझा, तो उसमें बिल्कुल भी आपका कोई भी चेंज नहीं है। सो अब तक जो 2 लेक्चर्स आप कर चुके आपके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। क्लियर? प्लस आज मैं आप लोगों को आईसीआई मॉड्यूल से, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से काफी क्वेश्चंस जो बेसिकली अपन 1 by 1 स्टार्ट करेंगे, प्लस कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी आप लोगों के लिए कवर करूंगा जो बेसिकली लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लॉ में भी जो चेंजेस आई, क्लियर, जो डीआरआर को लेके, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को लेके जो चेंजेस इन लोगों ने करी, तो वो चेंजेस भी हम क्या करेंगे आज रीड आउट करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू दैट जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हुए आज के लेक्चर के अंदर उसको सम अप करेंगे। सर वैसे बेसिकली अगर हम नॉर्मली बात करें, हमारे पास सर रिडम्पशन करने के 2-3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स हैं सर। जैसे अगर मैं आपको वर्ड कहूं सर, अगर आपने रिडम्पशन करनी है, या तो रिडम्पशन सर आप डीआरआर मेंटेन करके कर सकते हैं। क्लियर? कि आप अपना डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व मेंटेन करें एंड अकॉर्डिंग टू दैट टाइमली जो भी इन्वेस्टमेंट होती है डीआरआई अकाउंट में, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करें, तो मतलब प्रोविजंस का कंप्लायंस करें। एक मेथड तो ये हुआ। दूसरा सर ऑन डिबेंचर्स के थ्रू, कि बेसिकली आप मार्केट में से अपने ही डिबेंचर्स क्या करें, परचेज आउट करें, एंड परचेज करने के बाद चाहे उसको साथ की साथ कैंसिल करें, चाहे उसको कुछ टाइम बाद कैंसिल करें, वो आपका मैटर सर, आपको जैसा सही लगे। क्लियर? आप वैसा कर सकते हैं। या तीसरा सर कन्वर्शन के थ्रू भी। क्लियर? जैसे मान लो डिबेंचर्स के बदले में इक्विटी दे दी, या डिबेंचर्स के बदले में मैंने क्या दे दिया, उनको प्रेफरेंस दे दिए, तो कन्वर्शन के थ्रू भी आप अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं। सर बेसिकली अगर मैं बात करूं डीआरआर का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, प्रोविजंस को छोड़ के, प्रोविजंस मैं आपको दोबारा करवाऊंगा आज कि जो चेंजेस प्रोविजन के अंदर एज पर द लॉ आई। क्लियर? और ये सेम टॉपिक आपका लॉ में भी, कंपनी लॉ में भी कवर अप होगा। क्लियर? जो आप अमेंडमेंट्स की बात कर रहे थे कि सर लॉ के डीआरआर को लेके कुछ चेंजेस आई हैं, तो उसी के रिलेटेड हम क्या करेंगे, बात करेंगे। क्लियर? सेकंड सर ऑन डिबेंचर्स का कॉन्सेप्ट हम बहुत बेटर कर चुके, जर्नल एंट्रीज के साथ हमने 3-4 क्वेश्चंस वहां पे बना के भी देखे। क्लियर? सो कॉन्सेप्ट सेम है, जस्ट आज उसको जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वो क्या चीज होगी सर, उन्हीं को अपन ने अकाउंट की फॉर्म दे दी। क्लियर? लिखने को एंट्री पहले अपन लिखते थे ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कुछ नहीं सर, उसी को अपन ने अकाउंट में एक बना के दे दिया। दैट इज नॉर्मली एक नई रिक्वायरमेंट बन गई, एक नया क्वेश्चन आपके लिए बन गया।
सो घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका कहीं से मैं आपको कोई बहुत नए सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, नया कुछ नहीं होगा। मोस्टली आपके सारे के सारे करे हुए क्वेश्चंस होंगे। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज, ये आप लोगों के लिए अभी तक नया पार्ट है कन्वर्शन का, और वो जो डायरेक्टली मैं मॉड्यूल में से ही आप लोगों को क्या करूंगा, कवर अप करूंगा। क्लियर। कुछ नहीं सर, नॉर्मल से पॉइंट्स होंगे कि डिबेंचर्स के बदले में आपको हम क्या प्रेफर करेंगे, इक्विटी देंगे या प्रेफरेंस शेयर देंगे, व्हाटएवर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग टू हमने कन्वर्शन करनी है। तो ये सुनने में भी एक अपने आप में क्या लग रहा है सर, इजी सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि कन्वर्शन के थ्रू डिबेंचर्स की क्या की जाएगी, रिडम्पशन। चलो सर, पहले तो सर अपन डीआरआर की डिस्कशन को खत्म करें। एक्चुअली सर डीआरआर मेंटेन करना तो कंपलसरी था ही था, क्योंकि जब आप आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्या करते हैं, रिडम्पशन करते हैं, तो आपको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जिसको मैंने सिंकिंग फंड का भी नाम दिया फर्स्ट लेक्चर के अंदर, आपको कहा सिंकिंग फंड कह लो या डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व कह लो, एक ही बात है। क्लियर। वो भी तो स्पेसिफिक रिजर्व था। जो सिंकिंग फंड आप लोग मेंटेन कर रहे हो वो भी तो स्पेसिफिक रिजर्व है, और ये डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व सर ये भी तो स्पेसिफिक रिजर्व है। ये भी तो किस पर्पस के लिए ओपन किया गया, फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए एक पर्टिकुलर आपके लिए रिजर्व्स क्रिएट किए गए। तो यहां पे सर एक नया टॉपिक जो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कुछ प्रोविजंस की आप बात कर रहे हो, दैट इज एडिक्वेसी। सर एडिक्वेसी ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एंड ये सेम टॉपिक थ्रेटिकली भी 2015 के अंदर थ्रेटिकली भी, क्लियर, आई थिंक सो मैंने स्कैनर के अंदर देखा था कि जो टॉपिक का फर्स्ट पेज है वहीं पे, अब ईयर मेरे को याद नहीं कौन से वाले में आया कौन से वाले में नहीं, बट उसमें ये सेम टॉपिक आप लोगों का ये पूछा गया थ्रेटिकली। तो ये चीज आप लोगों के लिए एक लर्न करने का भी पार्ट बन सकती है। क्लियर। तो सर एज पर रूल 18(7) ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स अमेंडमेंट रूल्स 2019, सर ये अमेंडमेंट कब आई, 2019 में आई। The company shall comply with the requirements with regard to the debenture redemption reserve and investment or deposit of sum in respect of क्या debentures maturing during the year। सर अपने पास ना दो कॉन्सेप्ट है, वन इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व मेंटेन करना, एंड सेकंड इज उसी रिजर्व में से अपन नेचुरली वो रिजर्व रखेंगे थोड़ी, सर वो रिजर्व नेक्स्ट आगे क्या कर दिया जाएगा, इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। मैं अपने पास रख के उसको करूंगा क्या। क्लियर। तो आपने वो 15% वाली कंडीशन रीड आउट करी होगी कि कमिंग ईयर में, क्लियर, इस फाइनेंशियल ईयर में जितने के डिबेंचर्स आपके रिडीम होंगे, जितने के डिबेंचर्स रिडीम होंगे सर उसका 15%, एटलीस्ट कम से कम 15% आपका एक अलग इन्वेस्टमेंट में हुआ होना चाहिए। क्लियर। मतलब सर 15% आपको डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करनी मैंडेटरी है, जितने की रिडम्पशन इस फाइनेंशियल ईयर में होने वाली है। अब लेट इट बी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं कि सर 31 मार्च 2022 में, नेक्स्ट ईयर 22 में मेरे सर 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स क्या होने वाले हैं, रिडीम होने वाले हैं। तो आज अभी इसी साल मुझे 30 अप्रैल से पहले, क्लियर, 30 अप्रैल 2021 से पहले 15% किसका, जितने की अमाउंट इस साल में रिडीम होने वाली है उसका 15% मुझे क्या करने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और वो इन्वेस्टमेंट के कई पॉइंट्स हैं कि कहां कहां मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, तो वो आपकी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स हैं। बट सर उससे पहले आप डीआरआर का कॉन्सेप्ट समझाओ कि डीआरआर को लेके क्या कंडीशंस आई हैं। वन इज द डीआरआर shall be created out of profits of the company available for payment of dividend। सर सबसे पहले तो ये जो आपका डीआरआर है ये क्रिएट होता ही कहां से है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही होगा सर, जो अवेलेबल फॉर द क्या होंगे, डिविडेंड्स होंगे। सर वहां से पैसा निकाल के एक स्पेसिफिक रिजर्व में आप डाल देंगे, दैट इज कॉल्ड एज डीआरआर। क्लियर। नाउ द लिमिट्स विद रिस्पेक्ट टू एडिक्वेसी ऑफ डीआरआर एंड इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट एज द केस में भी shall be as under। सर वैसे तो अगर मैं नॉर्मली आपको कहूं, ये चार्ट में सिर्फ आपके काम का तो लास्ट पॉइंट होगा, बाकी सारा तो सर आपका क्रैमिंग का पार्ट है। कैसे, सुन लो सर, जितने भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि रेगुलेटेड बाय द आरबीआई हैं या कोई भी बैंकिंग कंपनीज हैं, क्लियर, उनके द्वारा जो भी पब्लिकली डिबेंचर्स हैं या प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स हैं, उनके केस में कोई डीआरआर आपको बनाने की जरूरत
नहीं है। तो याद रखना ऑल इंडिया AIFI क्वेश्चंस के साथ पर्टिकुलरली मेंशन होगा, क्वेश्चंस के साथ पर्टिकुलरली मेंशन होगा कि जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूं लेट इट बी एक्स लिमिटेड, तो ब्रैकेट में लिखा होगा कि ये कौन सी कंपनी है, अदर देन AIFI, क्लियर, अदर देन NBFC, अदर देन लिस्टेड कंपनी, तो वो पर्टिकुलरली बता के जाएंगे सो दैट मैं क्लिक कर सकूं, समझ सकूं कि DRR यहां पे रिक्वायर्ड है या नहीं। तो आपको यहां पे ये पर्टिकुलर क्रैमिंग करनी पड़ेगी। क्रैमिंग क्या सर, 2-4 पॉइंट्स ही हैं, अभी याद हो जाएंगे, सिंपल सा पॉइंट है। चलिए जी, बाकी सर कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 72 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सर इनके केस में भी DRR विल बी एप्लीकेबल टू NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI। तो मतलब जो RBI के साथ रजिस्टर्ड होंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना जरूरी नहीं है कल्ला, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो एप्लीकेबल टू मतलब NBFCs जो रजिस्टर्ड विद RBI होंगी उनके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज इनके ऊपर भी कोई DRR की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर। एंड सर अगर लिस्टेड कंपनीज की बात करें, हाँ सर लिस्टेड कंपनीज का बताओ कि लिस्टेड कंपनीज अदर देन किनको छोड़ के, AIFI एंड बैंकिंग कंपनी, क्योंकि उनके केस में तो आप ऊपर रीड आउट कर चुके कि नो DRR इज रिक्वायर्ड, उनके केस में कोई DRR रिक्वायर्ड नहीं है। एंड मोस्टली सर ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट ज्यादा है, प्रैक्टिकली बस एक इन्होंने वर्ड ऐड कर दिया, आप इतने में हो गए कि सर पता नहीं क्या नया कॉन्सेप्ट आ गया, क्या इसमें नई प्रोविजंस आ गई। कुछ नया नहीं आया, कुछ नए वर्ड्स नहीं है, कोई नया मेथड नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आपका सेम है। हाँ बस जहां पे DRR पहले आपका 25% या पहले 100% मेंटेन करते थे कंप्लीट, वो DRR की प्रोविजन 10% कर दी गई और कुछ भी नहीं है। क्लियर। और लिस्टेड कंपनीज का सुन लो, लिस्टेड कंपनीज सर ऑल लिस्टेड NBFCs, जितनी भी आपकी लिस्टेड NBFCs हैं जो रजिस्टर्ड विद RBI हैं एज पर सेक्शन 45IA ऑफ द RBI एक्ट एंड लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये कौन सी होती हैं, HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। एंड वैसे भी सर एज पर द कंपनी लॉ आप कितनी सारी एग्जम्पशंस तो रीड आउट कर चुके, कितनी सारी एग्जम्पशंस तो आप पढ़ चुके इसके रिगार्डिंग कि जितनी भी NBFCs होती हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, इनके ऊपर तो वैसे ही कोई प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होती, इनको तो वैसे ही कितनी सारी एग्जम्पशंस प्रोवाइड कर रखी हैं। क्लियर। विद नेशनल हाउसिंग बैंक फॉर पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर्स, इनको भी सर कोई DRR की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर क्लियर। चलो सर नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। अदर लिस्टेड कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज, और नॉर्मली जो लिस्टेड कंपनीज हैं सर इनके केस में भी DRR रिक्वायर्ड नहीं है। सर अगर DRR सब जगह रिक्वायर्ड नहीं है तो रिक्वायर्ड है कहां, तभी तो कह रहा हूं कि सर मोस्ट ऑफ जो टॉपिक आप रीड आउट कर रहे हैं आपके लिए मतलब का पॉइंट जस्ट लास्ट वाला है कि मुझे जस्ट ये बताओ कि सर प्रैक्टिकली कहीं DRR रिक्वायर्ड है, यस, फॉर अनलिस्टेड कंपनीज। क्लियर। लिस्टेड कंपनीज में चाहे वो NBFC है, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, या वो नॉर्मल कंपनी भी है, उनको भी DRR की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर। बट सर अनलिस्टेड के केस में क्या होगा, अनलिस्टेड जो NBFCs हैं अगेन सर रजिस्टर्ड विद RBI या कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नेक्स्ट आगे भी लिखा हुआ है अनलिस्टेड HFC भी है, तो इनके केस में भी कोई DRR आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो मतलब सर अब तक जितने पॉइंट पढ़े, AIFI, बैंकिंग कंपनीज, लिस्टेड NBFCs या HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ऑल्सो, या नॉर्मल लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड NBFCs एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इनके केस में 5 केसेस में आपको कोई DRR की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड स्टिल लास्ट ओनली अदर अनलिस्टेड कंपनीज, बिल्कुल सर नॉर्मल कंपनीज जो अनलिस्टेड हैं, क्लियर, जो अनलिस्टेड हैं इनको DRR मेंटेन करना है सर 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स इशू। क्लियर। जितने के डिवेंचर इन्होंने इशू कर रखे हैं उस आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इशूड अमाउंट का 10% इन्होंने क्या करना है, मैक्सिमम 10% क्या करना है, DRR मेंटेन करना है। तो मैं क्या कहूं कि अल्टीमेटली जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर सर इतनी सारी एंट्रीज करी और भी क्वेश्चंस करे, क्या वो गलत हैं सर? गलत कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं है, एज इट इज वो अपनी जगह है, और ये जो क्वेश्चंस होंगे आज ये अपनी जगह है।
क्लियर? क्योंकि सर यहां पे आईसीआई ने क्या करा, मोस्टली जो क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हर क्वेश्चंस के साथ मेंशन कर दिया कि ये कौन सी कंपनी है। यहां पे लिखा गया अदर देन लिस्टेड कंपनी, अदर देन दिस, अदर देन दिस, तो अपन उसी के अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो मतलब सर जो लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके केस में डीआरआर रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो वो रिडम्पशन कैसे करेंगे? सर आप अदर मेथड्स अडॉप्ट करो, आप ऑन डिबेंचर्स परचेज करो, कन्वर्शन मेथड यूज करो, इंस्टॉलमेंट्स में उनको टाइम टू टाइम पेमेंट करो, बट आपके ऊपर डीआरआर का कोई भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। और यही सेम चीज आप लोगों के लिए जो लॉ का एक चेंज वाला पार्ट था, जिसमें आप कह रहे थे कि सर कंटेंट थोड़ा सा चेंज्ड है, अदर देन दैट, वो ये वाला बॉक्स था। क्लियर? सो ये आपका यहां पे कवर अप हुआ एंड प्रैक्टिकली भी इसके क्वेश्चंस आपका करेंगे, बट एक बार इन्वेस्टमेंट का पॉइंट रीड आउट कर ले। सर इन्वेस्टमेंट ऑफ डीआरआर अकाउंट अमाउंट फर्दर एज पर रूल 18(7) है ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स अमेंडमेंट रूल्स 2019 फॉलोइंग कंपनीज ऑल लिस्टेड एनबीएफसीज, ऑल लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड ऑल अदर लिस्टेड कंपनीज, इनको छोड़ के, क्लियर, एंड ऑल अनलिस्टेड कंपनीज विच आर नॉट एनबीएफसीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज शेल, इनके ऊपर रिक्वायरमेंट है कि इनको इन्वेस्टमेंट जरूर करनी होगी। क्लियर? शेल ऑन और बिफोर 30th day of April in each year in respect of debentures issued, जितने के डिवेंचर इन्होंने इशू कर रखे हैं, डिपॉजिट और इन्वेस्ट as the case may be a sum which should not be less than, कम से कम, not be less than मतलब at least, क्या वर्ड लिखेंगे यहां पे, at least, कम से कम 15% of the amount of its debenture maturing during the year ending on 31st day of March of the next year, जो मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बता चुका था। सर लेट इट बी 31st March 22, मेरी सर 1 लाख रुपए की डिवेंचर्स की रिडम्पशन है, तो आज सर इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में 30th April 21 में मुझे 15,000 मिनिमम 30 अप्रैल तक 15,000 रुपए मुझे क्या करने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एंड इन्वेस्टमेंट मैं कहां कहां कर सकता हूं सर, ये 4 पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो इसको वर्ड बोल सकते हो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, कि जो 15% आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट कहां कहां कर सकते हैं। तो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या है, इन डिपॉजिट्स विद एनी शेड्यूल्ड बैंक, या तो सिंपल सर किसी शेड्यूल्ड बैंक में क्या कर दो, आप अपना डिपॉजिट्स कर दो जो फ्री फ्रॉम चार्ज और एनी लियन हो, ये नहीं किसी सिक्योरिटी के तौर पे आपने वो रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। शेड्यूल्ड बैंक में वो पैसा कहीं भी आप रख सकते हैं 15%। इन अनएनकम्बर्ड मतलब फ्री ऑफ चार्ज, इसका भी मतलब क्या होता है, फ्री ऑफ चार्ज। क्लियर? कि उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी या कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं होना चाहिए। सर किसी भी अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज में आप लगा सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटीज जो हो वो परचेज करके रख लो, वो भी अपने आप में इन्वेस्टमेंट है। या अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज जो मेंशन्ड हैं क्लॉज ए से लेके डी तक एंड EE ऑफ सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट। क्लियर? इंडियन ट्रस्ट एक्ट ने ये 5 A to D एंड EE जो क्लॉज है, ये 5 आप लोगों को सिक्योरिटीज मेंशन की हुई हैं, तो अगर उनमें तुम पैसा लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, एलिजिबल है। एंड इन एनकम्बर्ड बॉन्ड्स इशूड बाय एनी अदर कंपनी विच इज नोटिफाइड अंडर क्लॉज F ऑफ सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, और अगर कहीं बॉन्ड्स में पैसा लगाना चाहते हो तो वो भी इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग टू जो बॉन्ड्स ऑथराइज्ड हैं वहां पे आप पैसा लगा सकते हो। मतलब हमें सर ये मतलब नहीं है कि ये पैसा कहां लगाया गया, वो तो सर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा ना, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज थोड़ी मैटर करेगी। हमें तो जस्ट इतना याद रखना है कि सर हमने 15% के हिसाब से 15% के हिसाब से क्या करनी है सर, इन्वेस्टमेंट करनी है, ये हमारे लिए मेन पॉइंट है। क्लियर? और अगर डीआरआर मेंटेन करना भी है, वैसे तो सर अनलिस्टेड कंपनीज के केस में है कल्ला, नॉर्मल अनलिस्टेड कंपनीज के केस में तो 10% मैक्सिमम डीआरआर हम क्या करेंगे, अब से मेंटेन करेंगे। दैट्स इट सर। तो इससे क्या कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई फर्क आया, क्या कोई जर्नल एंट्रीज में कोई फर्क आया? नहीं सर, पहले भी एंट्रीज वही थी, अब भी एंट्रीज वही है, वही आपकी अकाउंटिंग है। जस्ट जहां पे आप 25% या 100% डीआरआर मेंटेन करते थे, वहां पे कितना हो चुका, 10% हो चुका। दैट्स इट। क्लियर? सो द अमाउंट डिपॉजिटेड or invested as the case may be
above should not be utilized, वो तो पता ही है सर, किसी अदर पर्पस के लिए थोड़ी यूज करूंगा, उसी पर्पस के लिए यूज करूंगा जिस पर्पस के लिए वो मेंटेन की गई। क्लियर? सो ये पैसा सर हम किसी और पर्पस में यूज नहीं कर सकते। एंड सर प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट रिमेनिंग डिपॉजिटेड और इन्वेस्टेड एज द केस मे बी शैल नॉट एंड एनी टाइम फॉल बिलो, सर 15% से नीचे नहीं जानी चाहिए, गलती से भी याद रख लेना एक बार। क्लियर? जब तक वो जो आपकी अमाउंट मैच्योरिंग है कमिंग ईयर में, जो आपकी अमाउंट मैच्योरिंग है उसका 15% कम से कम 15%। एंड अगर मान लो सपोज सर ऑलरेडी 1 लाख रुपीज, चलो मैं अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंग टू चलते हैं, मान लो 10,000 सर ऑलरेडी हमारा क्या था, लगा हुआ था। क्लियर? 10,000 ऑलरेडी हमारा इन्वेस्टेड था, बट सर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हमें कितनी करनी थी, 15,000। तो कोई इशू नहीं सर, 5,000 की आप और इन्वेस्टमेंट कर दो 30th अप्रैल तक। क्लियर? जो डेट आपको प्रोवाइड की गई 30th अप्रैल तक आप अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है सर 30th अप्रैल तक आप 5,000 और लगा दीजिए, आपका 15% कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा कोई बहुत बड़ी बात है सर, कोई बहुत नया पॉइंट आ गया, कुछ भी नहीं है सर। क्लियर? यस, चलिए जी आज अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। जर्नल एंट्रीज आपकी सारी सेम है सर, इसमें कोई नया पॉइंट नहीं है, ये ऑलरेडी लेक्चर 1 के अंदर हम डिस्कस कर चुके एंड प्लस आप अपनी कॉपीज पे भी क्वेश्चंस बना चुके। नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। क्लियर? कहीं आप सोचो कि सर वो हमें क्वेश्चंस नहीं करने, एज इट इज एक एक क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आपने सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं। हमें किसी पे भरोसा नहीं है अल्टीमेटली कि क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, आपका तो कंप्लीट कवरेज लेके चलेंगे। क्लियर? चलिए सर अब चलते हैं जी क्वेश्चंस की ओर। बाकी सारा कॉन्सेप्ट हमारा ऑलरेडी करा हुआ है, अब मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जी क्वेश्चंस 1 बाय 1। क्लियर? क्योंकि ऑन डिबेंचर्स आप ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं, सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडम्पशन का आप कर चुके। अब यहां पे डिफरेंस मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि कहां कहां पे ये 10% वाला पॉइंट यूज होगा। अदरवाइज एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा पेंडिंग है, कन्वर्शन। क्लियर? सो मेजरली ये क्वेश्चंस करने के बाद मैंने जो क्वेश्चन आपको करवाना है वो कन्वर्शन के होंगे। क्लियर? जो आईसीए मॉड्यूल में से फर्स्ट कवर करूंगा एंड जो पेंडेंसी होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सारी पेंडेंसी। क्लियर? लाइक अगर आईसीए का कोई क्वेश्चन बचा या स्कैनर में जो क्वेश्चंस बचेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करूंगा, कवर अप करूंगा। चलिए सर इलस्ट्रेशन नंबर 1, हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं सर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। 1 जनवरी को रामा लिमिटेड जो अपने आप में क्या है, लिस्टेड कंपनी। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सर लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी तो डीआरआर मेंटेन नहीं करती, क्योंकि वो तो अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर था। डीआरआर जो 10% मेंटेन करना बाकी किसी के ऊपर नहीं था। चलो सर फिर भी रिमाइंड कर लिया एक बार अपने। हैड कितने, 500 डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने जी, 500, 100 ईच। ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग इन इट्स बुक्स कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 6%, मतलब हमारे पास 6% डिबेंचर्स हैं जी। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 500। क्लियर? ऑफ ₹100 ईच। ठीक है जी। इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एक्वायर्ड डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट। मतलब सर आप किस बात पे आ रहे हो, ऑन डिबेंचर्स की तरफ आ रहे हो। आपने सर अपने ही डिबेंचर मार्केट में से परचेज करने स्टार्ट कर दिए फॉर इमीडिएट कैंसलेशन। सर ये तो कॉन्सेप्ट करा सा लग रहा है, बिकॉज आप लेक्चर 2 के अंदर ऑलरेडी ऑन डिबेंचर्स के साथ डील कर चुके हैं। क्लियर? सो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे है। मार्च 1 को 5,000 रुपीज, मतलब सर नंबर ऑफ डिबेंचर की बात करें तो 50, 10,000 रुपीज तुम नंबर ऑफ डिबेंचर्स की बात करें तो सर 100। क्लियर? एंड 2500 तो मतलब 25 अगर नंबर ऑफ डिबेंचर्स की बात करें। फेस वैल्यू थी सर 98 कम इंटरेस्ट पे लिए, 100.25 कम इंटरेस्ट पे लिए एंड 98.5 एक्स इंटरेस्ट पे लिए। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट आप बेटर जान चुके, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स आप कर चुके, डिबेंचर्स के अंदर आप ये सारा टॉपिक कर चुके। सो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? सर रिस्पेक्टिव डेट्स आपके पास गिवन थी, तो रिस्पेक्टिव डेट्स में तो हमने कुछ भी नहीं करना। क्लियर? यहां पे तो जस्ट अ मिनट, यस, तो यहां पे तो सर हमने कुछ भी नहीं करना, यहां पे तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट ही करना हमने। यस, डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल, हाफ ईयरली पेबल है जी इंटरेस्ट आपका। 1 is 30th जून,
एंड सेकंड इज 31st दिसंबर। ठीक है सर, दो इंटरेस्ट डेट्स हैं हमारी। एंड शो लेजर अकाउंट्स ऑफ डिबेंचर्स एंड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द फुल ईयर, एक साल का, बाय स्प्लिटिंग इनटू, बस सर कुछ नहीं, एक फॉर्मेलिटी एक्स्ट्रा कर दी हमारे लिए कि कंप्लीट ईयर का अकाउंट तो बनाना है बट उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड हाफ। मतलब अगर हम बात करें जनवरी से स्टार्टिंग है तो एक 30 जून तक का और एक 31 दिसंबर तक का, पूरे कंप्लीट ईयर को दो पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इग्नोरिंग इनकम टैक्स। तो वो तो सर वैसे भी डिटेल आप गिवन नहीं है तो इग्नोर करने का ही फायदा है। चलिए सर स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना कैलसी अपने साथ रख सकते हैं सो दैट की कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी आपको टाइम टू टाइम। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमारे पास कितने के डिबेंचर्स अवेलेबल थे, मैं यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल कर रहा हूँ, क्लियर, साथ साथ चलिएगा मेरे। सर 6% डिबेंचर्स पड़े थे, बाय बैलेंस बीडी 50,000, नॉर्मल सर कैसे, 500 थे सर, 500 इंटू 100 का एक, तो ओपनिंग बैलेंस अभी मैंने लिख दिया सर कितना, 50,000, कोई नया पॉइंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट था। एंड आफ्टर दैट सर एक बार आप देख लें कि सर यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट ये मेंटेन कर रहे हैं। सर आफ्टर दैट डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बनाया हाफ ईयर का, 6 महीने का, एंड दोबारा सेकंड हाफ ईयर में 6% डिबेंचर्स एंड लास्ट में डिबेंचर इंटरेस्ट, फिर दोबारा, मतलब दो ही अकाउंट हैं। चलिए सर वन बाय वन चलते हैं। सर एक बार बताओ, ये जो डिबेंचर्स थे 1 जनवरी को, 1 मार्च को जाके आपने सर 50 डिबेंचर्स, ध्यान से देखना सर, 50 डिबेंचर्स आपने फेस वैल्यू जिसकी 5,000 थी 98 कम इंटरेस्ट में परचेज किए। तो सर 1 मार्च को करे तो इसके अंदर नेचुरली इंटरेस्ट लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा इसको, 31 दिसंबर, तो मतलब जनवरी एंड फरवरी 2 मंथ का इंटरेस्ट। तो सर अगर इसके ऊपर निकालें यहां पे सर 5,000 के ऊपर 5,000 इंटू 6% इंटू 2/12, क्लियर, 2/12, तो नॉर्मली 5,000 इंटू 6% इंटू 2/12 कितना हुआ जी, 50 रुपीज, क्लियर, ये हुआ जी मेरा इंटरेस्ट। सर ये मैंने क्या निकाला, इंटरेस्ट। एंड सर आपने कम इंटरेस्ट की बात करी थी तो जाहिर सी बात है यहां पे अगर कैलकुलेशन की बात करूं, ये सर आपके सामने पड़ा 50 थे, 98 के अकॉर्डिंग आपने परचेज किए, 50 इंटू 98 4900 के सर, जिसमें से सर 50 तो इंटरेस्ट था, तो मतलब कितने का परचेज किया, 4850 का। हाँ जी बताओ, बिल्कुल नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरह चल रहे हैं सर, कोई नया पॉइंट नहीं है। तो टू बैंक मैंने अच्छा वर्ड बोला था इमीडिएट कैंसिलेशन, तो मैंने डायरेक्टली वर्ड क्या लिख दिया, टू बैंक की अपने ही डिबेंचर्स परचेज किए, इमीडिएट उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो सर डिबेंचर्स अकाउंट की डेबिट साइड पे ही साथ के साथ कैंसिलेशन। सर 4850 की हमने क्या करी, क्लियर, पेमेंट करी। बट एक बार बताओ सर, आप 4850 के लेके डिबेंचर्स कितने के कैंसिल करोगे सर, 5,000 के। अरे सर फेस वैल्यू जो आपने कैंसिल करी, फेस वैल्यू तो सर आपने 5,000 की करी ना, आप तो फायदे में रहे सर। 5,000 की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर आपने 4850 4850 में क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। 150 का तो सर आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 150 का तो नेचुरली बात आपको प्रॉफिट हुआ। एंड दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड एज, आप इसको वर्ड क्या बोलेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स, या कैपिटल रिजर्व भी बोल सकते हो, कैपिटल प्रॉफिट्स भी बोल सकते हो, है तो सर ये कैपिटल प्रॉफिट्स हैं। तो हमने कॉमन अकाउंट ओपन कर लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स, क्लियर। मतलब सर अभी तक हमने एक 1 मार्च वाली ट्रांजैक्शन करी है एंड डिबेंचर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो सर, 50,000 में से 5,000 की आप रिडम्पशन कर चुके, हाँ करी 4850 में, और 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपका तो 5 ही कहेंगे फेस वैल्यू। तो मेरे पास कितने की फेस वैल्यू बची सर, 45,000 की, जो नेक्स्ट सेकंड हाफ में क्या होएगी, कंटिन्यू होएगी। चलो सर एक डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बनवा दो फर्स्ट हाफ का। सर इसमें 50 रुपए इंटरेस्ट तो मैंने डाल ही दिए जो 1 मार्च को थे, जो ये 50 डिबेंचर्स के ऊपर थे। बाकी के ऊपर 30 जून को 6 मंथ का दे दो ऑटोमेटिकली, क्लियर। ये लो सर 45,000 इंटू 6% इंटू 6/12 1350 एंड टोटल 1400 प्योर सर प्योर आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है।
जो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट इसलिए मैंने पहले करवाया था, क्यों? सो दैट डिवेंचर्स में आपको कोई दिक्कत ना आए। क्लियर? और आप देख रहे हैं कि मोस्ट कॉन्सेप्ट आपका सेम वही चल हुआ। क्लियर? चलिए सर, ये भी हुआ जी, डन। अब सेकंड हाफ की अगर बात करें सर, मैं बाय बैलेंस बीडी 1 जुलाई को कितना करूंगा? 45,000, क्योंकि मेरे पास फेस वैल्यू आफ्टर रिडम्पशन 5 की तो पिछले हाफ में हो चुकी ना, 5 की तो पिछले हाफ में हो चुकी। अब अगली ट्रांजैक्शंस देखूंगा सर। अब बताओ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी क्या थी सर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थी जी 1 अगस्त को और 15 दिसंबर को। सर 100 डिबेंचर्स, ये भी कम इंटरेस्ट है सर। लो पहले तो इसी का इंटरेस्ट निकालो। इसको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 30 जून को। 30 जून को मिला होगा ना। और 1 अगस्त की बात कर रहे तो एक महीने का ही हुआ। तो अपा क्या कहेंगे सर? सर 10,000 के ऊपर अपा इंटरेस्ट अगर निकाल लें इंटू 6% इंटू 1/12। हाँ जी निकालना, 10,000 इंटू 6% इंटू 1/12। इसके ऊपर भी कितना आया? 50 रुपीज। सर ये आया इंटरेस्ट सेकेंड ट्रांजैक्शन के ऊपर। और ये आपने परचेज किए 100 इंटू 100.25। सर ये आपने परचेज किए 1025 के। मैं वहां पे नेक्स्ट आगे लिख रहा हूं सर। ये जो आपने यहां पे परचेज किए सर, ये 100 डिबेंचर थे एंड 100.25 कम इंटरेस्ट था। 10,025 रुपए के आपने परचेज किए, इसमें से 50 आपका इंटरेस्ट हुआ, तो नेट 9,975 के आपने क्या किए? परचेज। सर अगेन सर इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट में चला जाएगा। आप एक चीज देखो, 9,975 के लेके आप कितने की फेस वैल्यू कैंसिल करोगे? फेस वैल्यू तो सर मैं 10,000 कैंसिल करूंगा, डिवेंचर तो सर 10,000 के कैंसिल होंगे। तो सर इसमें भी आपका प्रॉफिट कितना आया? 25। इसीलिए तो अपन ऑन डिवेंचर परचेज करते हैं, क्योंकि आप फायदे में रहते हैं। अपना ही डिवेंचर मार्केट में से सस्ते पे परचेज करके क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। इससे बढ़िया रिडम्पशन और क्या चाहिए आपको? क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट लास्ट वाले पे सर। 15 दिसंबर को भी आपने सर ये डिवेंचर कुछ परचेज किए थे 25। मैं यहां पे दोबारा आपको क्वेश्चन दिखा दूं एक बार सर। 25, बट सर वो एक्स इंटरेस्ट थे, तो इंटरेस्ट अलग से लेके जाएंगे, इसके साथ हमारा कोई लिंक नहीं है। बट फिर भी कैलकुलेट अगर करें, यहां पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं सर, 2500 के ऊपर 2500 इंटू 6% इंटू, बट यहां पे ध्यान रखना होगा इसको लास्ट इंटरेस्ट कब मिलेगा? 30 जून को। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड हाफ दिसंबर, तो 5.5, 5.5 महीने। क्लियर? 5.5 महीने यहां पे अपन लिखेंगे 5.5 डिवाइड बाय 12। निकालो जी, 2500 इंटू 6% इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12। ये आ रहा है जी सर फ्रैक्शंस में 68.75 जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है। ये तो चलो अलग मैटर है सर। और हमने परचेज किया सर 98.5 पे। और क्या चाहिए सर? अपन इसको डायरेक्टली अकाउंट में ही डील कर लेते हैं सर। यहां पे लीजिए सर, ये मैंने सर 2500 के 98.5 पे परचेज किए, मतलब 2462.50 एंड फेस वैल्यू कितने की कैंसिल करी? अगेन 2500 की। तो मेरे को यहां पे प्रॉफिट कितना हुआ? 37.5 का। एंड आज की डेट में नॉर्मल सी बात, फेस वैल्यू कितनी बचनी चाहिए? सर एक बात देखो, आपके पास 500 डिबेंचर थे, 50 आपने पहले कैंसिल करे, 100 बाद में करे एंड 25 अब करे। तो सर वैसे भी 500 माइनस 50 माइनस 100 माइनस 25, सर 325 डिबेंचर आपके पास बचने चाहिए 100 के अकॉर्डिंग टू। तो 32,500 फेस वैल्यू तो सर वैसी आनी चाहिए जो ऑरली मैं कैलकुलेट करके बैठा हूं। क्लियर? क्योंकि जितने की फेस वैल्यू कैंसिल करी, बैलेंस फिगर मैंने साथ के साथ प्रॉफिट एंड लॉस में डालता गया। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर हो कॉन्सेप्ट? आप इसकी जगह कैपिटल रिजर्व भी लिख सकते हो, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट्स ही तो हैं। क्लियर? तो ये सर आ गया। एंड लास्ट इज एक डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। पहले सर 50 रुपीज हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर निकाला 1 अगस्त वाली, एंड अभी 68.75 अभी निकाला 15 दिसंबर वाली। एंड बैलेंस सर अगर बात करें, हमारे पास अगर बैलेंस देखें 32,500 है, जिसके ऊपर हम 6 मंथ्स का क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे एंड टोटल अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। अब आप अगर देखें सर कि जो लेक्चर हमने पहले अटेंड करे उसमें तो सर ऐसा कुछ नहीं था सब कुछ, बट
ये अकाउंट्स की फॉर्म में आ गया कि आपने अकाउंट बना के देने, हमने इनकी एंट्रीज पास करी थी। क्लियर, हमने जो क्वेश्चन करे, एक दो क्वेश्चंस करे, उसमें क्या करा, प्रॉपरली अपने जर्नल एंट्रीज बनाई। इन्होंने क्या कर लिया, वही आपसे अकाउंट पूछ लिया। नया कॉन्सेप्ट तो कुछ भी नहीं करवाया, नया कंसेप्ट तो कुछ नहीं कराया। हाँ, एक नया पॉइंट और क्या कर दिया सर, उस पूरे साल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। अरे मेरे को तो चाहे इकट्ठा बनवा लो तो भी कोई फर्क नहीं है, तो भी कॉन्सेप्ट मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं सर। ये देखो इन्होंने कितने सारे नोट्स प्रोवाइड किए आप लोगों के लिए समझने के लिए, बट सर कॉन्सेप्ट समझने वाला है ही नहीं था इतना बड़ा कोई। क्लियर, अब चलिए सर, एक कॉन्सेप्ट इन्होंने ये भी दिया, इलस्ट्रेशन 2 मैं आपके साथ डिस्कस कर ही लेता हूं। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी है, अदर देन AFI, क्लियर, बैंकिंग कंपनी, NBFC एंड HFC। तो मतलब सर अगर ये नहीं है और अनलिस्टेड है तो नेचुरली DRR इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, और DRR की प्रोविजन हमने पढ़ी थी सर 10% अनलिस्टेड के केस में। बस ये लाइंस अब से क्वेश्चंस के साथ ये वर्ड लिखने इन्होंने शुरू कर दिए, सो दैट आप क्लिक कर सको कि किसके ऊपर DRR की प्रोविजन एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। और कोई फर्क नहीं रहा, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर वो चार्ट आप देखो, उस चार्ट के अकॉर्डिंग टू इन्होंने बस क्वेश्चंस को अमेंड कर दिया और कुछ नहीं कर। यस सर, 31 दिसंबर 2011 या वॉट एवर जो भी ईयर है, 6% मॉर्गेज, क्लियर, 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच आपके पास है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000 है जी। इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट इन शेड्यूल्ड बैंक, अब याद रखो आप अभी रीड आउट करके आए थे कि इन्वेस्टमेंट आप कहां कहां कर सकते हैं, तो लिखा हुआ उसने कि इन्वेस्टमेंट हम शेड्यूल्ड बैंक में करते हैं जी, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन। कितनी कर रखी है, 1.5 लाख रुपए, और कितने इंटरेस्ट पे, 4% पे, जो रिसीवेबल होगा 31 दिसंबर एवरी ईयर को, मतलब इंटरेस्ट आपको 31 दिसंबर को मिलता है। एंड बैंक बैलेंस कंपनी के पास कितना पड़ा है जी, बैंक बैलेंस अच्छा खासा हमारे पास पड़ा है 9 लाख रुपए, मतलब इंफॉर्मेशन ही बता के जा रहा है कि आपका बिल्कुल खाली नहीं है, 9 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हैं, 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 50,000 मेरा कहां पे पड़ा है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पड़ा है, और आज की डेट में 10,000 डिबेंचर, मतलब सर 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 100 तो 10 लाख रुपए के, 10 लाख रुपीस के डिबेंचर आपके आउटस्टैंडिंग है सर। क्लियर, 10 लाख रुपए के डिबेंचर आपके आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेड अप टू, सर पिछले सालों तक का जो भी इंटरेस्ट था वो ऑलरेडी पेड अप है। क्लियर, ऑन February 28 अगले ईयर, नेक्स्ट ईयर, इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड, सर जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी 1.5 लाख रुपए की मैंने बेच दी एट पार। एट पार मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं है, जितने की थी उतने की ही मैंने क्या कर दी, सेल कर दी। एंड डिबेंचर्स वर पेड ऑफ, कितने पे, 101। सर ये तो महंगे पे गया, ये तो 101 पे आप पे कर रहे हो, टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट, जो भी एक्रूड इंटरेस्ट। क्यों सर, फरवरी 28 की बात कर रहे हो सर, 2 महीने नहीं हो चुके। आपने कहा था इंटरेस्ट पेड है, बट वो 31 दिसंबर तक का था, आज अपनी 28 फरवरी है, तो जनवरी और फरवरी का इंटरेस्ट ये भी तो जाएगा साथ में। राइट अप द कंसर्न्ड लेजर अकाउंट्स एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन, इग्नोर टैक्सेशन। क्या सर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो अगर मॉर्गेज डिबेंचर अकाउंट बनाऊं, इसमें तो करना ही कुछ नहीं है, बैलेंस बीडी 10 लाख और डिबेंचर होल्डर्स के नाम पे 10 लाख। क्लियर, यहां से शिफ्ट मारो, खत्म करो कि डिबेंचर होल्डर्स को देना है। और प्रीमियम की बात करो सर, अगर 101 आपने कहा तो आप देख सकते हो कि 10,000 इंटू 1 रुपीज आपका कितना हुआ, 10,000 का प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, नेचुरली सर प्रॉफिट एंड लॉस में से देना पड़ेगा एंड डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में। क्लियर, क्योंकि सर एंट्री की जो रूटिंग होती है ना, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पेमेंट नहीं करते, पहले एंट्री डालेंगे 6% मॉर्गेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर आगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर, तो यहां पे सर डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, ओपनिंग बैलेंस एसेट है सर, एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, तो डेबिट साइड 1.5 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस, और लास्ट 28 फरवरी को जाके मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो बाय बैंक। क्लियर, एंड नेक्स्ट इज इंटरेस्ट अकाउंट की अगर बात करो सर, इंटरेस्ट भी सर 2 महीने का इंटरेस्ट देना है, क्योंकि 31 दिसंबर तक का तो पेड था, हमने जस्ट 2 महीने का देना है, तो यहां पे 10,000 इंटू 100 इंटू 6% इंटू 2/12, 10,000 का इंटरेस्ट बाय प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर। साथ के साथ अकाउंट खत्म करते जाओ। क्लियर, एंड जो आपके लिए एक बैंक अकाउंट या डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना के गया,
सर ओपनिंग बैलेंस 9 लाख तो पहले था। इन्वेस्टमेंट के ऊपर सर इंटरेस्ट भी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट तो भी मिलेगा, बट सर कितने महीने का? सिर्फ 2 महीने का, क्योंकि 28 फेब को तो आपने उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया ना सर। क्लियर। एंड 2 डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट बेच के तो भी आया होगा। टोटल डेबिट साइड टोटल बैलेंस कितना आया सर? 1051, जिसमें से 10,10,000 एक देने डिवेंचर होल्डर्स को विद प्रीमियम 101 के अकॉर्डिंग, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट देने, एंड लास्ट क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा जी? 31,000। तो इसमें सर लिखने वाला कोई मतलब मेरी ओर से ऐसा कोई पॉइंट मैंने समझा नहीं कि मैं आपको ड्रॉ करके प्रॉपरली दिखाऊं। नॉर्मल अकाउंटिंग है सर, नॉर्मल अकाउंट्स यहां पे बनाए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है, अगर लॉजिकली चले, अगर लॉजिकली चले। क्लियर। एंड अगर सर डीआरआर की बात करो, यहां पे आपके लिए पॉइंट अच्छा है, यहां पे आपके लिए पॉइंट अच्छा है सर। आपने अनलिस्टेड कंपनी कहा था, तो अनलिस्टेड कंपनी के केस में सर 10% डीआरआर मेंटेन नहीं होता ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इशूड, ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इशूड। और सर डिबेंचर इशूड कितने के हैं सर हमारे पास? 10 लाख रुपए के। तो अगर 10 लाख के अकॉर्डिंग बात करूं सर, 10 लाख के अकॉर्डिंग 10%, क्या 1 लाख रुपीज नहीं बनते जो डीआरआर में होना चाहिए था? बट आपके पास तो सर ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा है? सिर्फ और सिर्फ 50,000, सिर्फ और सिर्फ 50,000। इवन आप ये भी देख सकते हो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, ये तो चलो इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट आया ही नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट ही नहीं आया कि सर अल्टीमेटली ये जो इन्वेस्टमेंट है ये गिवन ही कितनी है अपने आप में? 15% है। 10 लाख का जितने की रिडम्पशन आपने करनी होती है, क्लियर, जितने की रिडम्पशन आपने करनी होती है सर, उसकी 15% आपको इन्वेस्ट करना होता है ना। चलो ये तो क्वेश्चन में गिवन ही 15% था ऑलरेडी, अगर नहीं गिवन होता तो मैं बैलेंसिंग फिगर भी क्या करवाता? इन्वेस्टमेंट करवाता। मान लो सर यहां पे लाख रुपए इन्वेस्टेड होता, ओपनिंग बैलेंस कितना होता? लाख रुपए, तो 50,000 की मैं इन्वेस्टमेंट करता ताकि मेरी 15% वाली कंडीशन क्या हो? कंप्लीट हो। ये तो सर क्वेश्चन में क्यों नहीं गिवन? क्योंकि ये क्वेश्चन इन बिटवीन है। ये क्वेश्चन इन बिटवीन है कि मतलब जो ऑलरेडी डाटा गिवन है, जस्ट एक पर्टिकुलर डेट को इन्वेस्टमेंट बेची और पैसा क्या कर दिया? रिडीम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे, नेक्स्ट आगे पॉइंट आएगा कहीं ना कहीं जहां पे आप ये पॉइंट करोगे, जिसमें ये चीज आएगी कि सर इन्वेस्टमेंट कितनी पड़ी थी आपके पास? वो कम थी, एंड 15% को पूरा करने के लिए हमें और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे आप अभी ये डीआरआर अकाउंट में कर रहे हो सर, डीआरआर अकाउंट में बैलेंस कितना पड़ा था? 50, जबकि रूल के अकॉर्डिंग तो कितना होना चाहिए? 1 लाख। तो मैंने 50,000 की और बैलेंसिंग फिगर उठाई कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्लियर। तब जाके मेरा 1 लाख कंप्लीट हुआ, एंड लास्ट में उसी 1 लाख को जर्नल रिजर्व के अंदर मैंने क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। ये जस्ट मेरे लिए एक अच्छा पॉइंट था जो आप लोगों के लिए एक नया पॉइंट करने वाला था, सो दैट कि आपको यही पॉइंट क्लियर हो कि 10% वाला पॉइंट है क्या सर? अरे कुछ भी नहीं है, आप खुद देख रहे हो जितने अकाउंट्स हमने बनाए, ऑरली तो सारे अकाउंट्स चल रहे हैं सर। क्या नया पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया यहां पे? बताओ। क्लियर। सो इलस्ट्रेशन 3 नेक्स्ट इज, ये सर वैसे ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, मतलब इसके मिलता जुलता क्वेश्चन, मिलता जुलता ऐसा ही क्वेश्चन सेम, क्लियर, आप कर चुके हैं। क्लियर। जो लेक्चर 2 के अंदर, हाँ बस उसको इन्होंने क्या कर दिया? अकाउंट की फॉर्म में पूछ लिया, डिबेंचर अकाउंट बना के दो एंड ऑन डिबेंचर अकाउंट बना के दो। क्लियर। उस पॉइंट से इन्होंने क्या करा? ये कवर अप करा। चलो मैं अब शुरू हुए हैं तो अपन कर ही लेते हैं, कौन सा कोई ज्यादा टाइम लगेगा सर इसको करने में। यस, रीड करें जी फटाफट। सेंकम लिमिटेड जो अपने आप में क्या है? लिस्टेड कंपनी है, तो डीआरआर का तो कॉन्सेप्ट होएगा ही नहीं सर। क्लियर। इशूड 1,50,000 के 5% डिवेंचर ऑन 30 सितंबर 2000 में, या जब भी आपने इशू करे होंगे, ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 31 मार्च, डेट याद रखना 31 मार्च एंड 30 सितंबर। ठीक है सर। क्लियर। द कंपनी हैज पावर टू परचेज डिवेंचर, इन द कंपनी के पास पावर है कि वो अपने ही शेयर मार्केट में से परचेज कर सकती है फॉर कैंसिलेशन के लिए। The following purchases were made during the year ended 31st December, clear, and the cancellation were made on the same date, और same date को आपने क्या कर दी? उसकी कैंसिलेशन। सर एक तो 31 दिसंबर 2000 को, उसी साल में आपने सर इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द परचेज ऑफ रिडम्पशन वर 22,500, इन्वेस्टमेंट आपने कितने की करी? 22,500 की। मतलब सर 31
दिसंबर 2000 को, जो भी ईयर आपको गिवन है, इन्वेस्टमेंट्स मेड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट आपने करके रखी है 22,500 की, कभी ना कभी काम आ सकती है। क्लियर? चलो सर, एक बार मैंने इन्वेस्टमेंट करके रख दी, बट नेक्स्ट आगे 1 मार्च 2002 में जाके, या 2012 बोल सकते हो, कोई भी ईयर बोल, क्योंकि साथ में एक्स गिवन है ना बीच में, कुछ भी बोल सकते हो। 25,000 नॉमिनल वैल्यू वाले, सर नॉमिनल वैल्यू एक की कितनी थी? 100 ईच। हाँ जी, नहीं गिवन तो 100 ही मान के चलेंगे, कुछ भी नहीं गिवन तो 100 ही मान के चलेंगे। सर 25,000 नॉमिनल वैल्यू वाले परचेज करे, 24,725 एक्स इंटरेस्ट, कोई इशू नहीं सर। 1 सितंबर को करे सर 20,000 नॉमिनल वैल्यू वाले 20,125 कम इंटरेस्ट, कोई ठीक है सर। नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप द फॉलोइंग अकाउंट्स अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन। लो सर, कैंसिलेशन तक अभी बना देते हैं। सबसे पहले सर 2012 का मैं अकाउंट बना रहा हूं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मेरे पास कितने के पड़े जी? 1.5 लाख रुपए के, कॉमन सेंस 1.5 लाख रुपए के। एंड सर मैंने ऑन डिबेंचर्स परचेज करके क्या करी? कैंसिलेशन करी। तो यहां पे जब ऑन डिबेंचर अकाउंट पर्टिकुलरली मांग ही लिया तो आप बना ही दो। वैसे सर पहले एक बार देख लें, 1 मार्च को आपने ये परचेज करे होंगे 25,000 के डिबेंचर, एंड इंटरेस्ट रेट कितना है सर आपका? इंटरेस्ट रेट है जी 5%, और 31 मार्च और 30 सितंबर। चलो जी सर, 5% के अकॉर्डिंग टू, यहां पे 5% अगर हम लिखें, 5% इंटू 1 मार्च है, 1 मार्च है, तो वैसे इंटरेस्ट डेट हमारी कौन सी है जी? 31 मार्च और 30 सितंबर। तो नेचुरली इसको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 30 सितंबर, क्योंकि मार्च 31 मार्च तो आएगी अभी। क्लियर? तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 30 सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 1 मार्च है ना, तो 5 महीने का 5/12 सर 25,000 इंटू 5% इंटू 5/12, ये तकरीबन कोई फ्रैक्शन वगैरह में आ रहा है क्या? दोबारा एक बार सर, 25,000 इंटू 5% इंटू 5/12, ये आ रहा है जी इंटरेस्ट मेरा। वैसे भी एक्स इंटरेस्ट था 521, तो आप एक बार आंसर यहां पे चेकआउट कर ही लेते हैं। ठीक है सर, ये रहा जी 521, बिल्कुल सही आ रहा है अपना। सर 521 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा था, ये मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर निकाल दिया, एंड सेकंड का भी अभी निकाल ही लो। सेकंड का 1 सितंबर है, तो मतलब इसको लास्ट इंटरेस्ट कब मिलेगा? 31 मार्च। तो इसके ऊपर भी नेचुरली 5 मंथ ही हुए सर। कैसे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 सितंबर तो है, तो इसके ऊपर भी निकाल के रख ही लो, बार बार कैलकुलेशन करनी। इंटू 5% इंटू 5/12, हाँ जी 20,000 इंटू 5% इंटू 5/12, तो इसका भी सर फ्रैक्शन में है 417 रुपए। क्लियर? ये आपका इंटरेस्ट आ गया सेकंड के ऊपर। चलिए सर 1 बाय 1, अब आपने सर ये जो परचेज करे, आप एक बार बताओ सर, आप तो बड़े स्कीम लगा गए सर। 25,000 नॉमिनल वैल्यू वाले डिवेंचर्स आपने 24,725 में परचेज करे, सर आप तो प्रॉफिट कमा गए 275 का, आप तो प्रॉफिट कमा गए। 25,000 की चीज 24,725 में खरीद के आपने कैंसिल कर दी, तो मैंने यहां पे वर्ड क्या लिखा? टू ऑन डिवेंचर्स। कितने के परचेज करे? 24,725, क्योंकि वो एक्स इंटरेस्ट तो थे। क्लियर? एंड प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना हुआ? 275। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या थी सर? कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट कुछ नहीं है सर, सिंपली अगर सर 20,125 दिए जिसमें से 417 इंटरेस्ट था, तो नेक्स्ट ऑन डिवेंचर कितने के खरीदे होंगे? 20,125 माइनस 417, 19,708, 19,708। अरे सर यहां पे भी आप फायदे में रहे, 19,708 में लेके 20,000 के डिवेंचर्स क्या करोगे? कैंसिल करोगे, तो इसमें भी सर आपको प्रॉफिट हुआ माइनस 20,000, सर 292 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ये लो सर, बन गया आपका अकाउंट, हो गया जी कंप्लीट। क्या है इसमें औखा बताओ? एंड बैलेंस सीडी लास्ट में 1.5 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए में से 25,000 की पहले रिडम्पशन करी, 20,000 की अब करी, नेचुरली फेस वैल्यू कितनी बचनी चाहिए? 105। क्या है इसमें मुश्किल है जी? हाँ बना लो, ऑन डिबेंचर अकाउंट बना लो इसका। उसमें भी क्या है, आप चाहे इसमें ये कॉलम नहीं बनाना चाहते, ये जो नॉमिनल कॉस्ट या इंटरेस्ट का बनाया हुआ है, नहीं बनाना ना बनाओ, कोई इशू नहीं है, आप ब्रैकेट में लिख दिया करो।
क्लियर। ये तो चलो इन्होंने डिटेल्ड बना के दे दिया, क्लियर। ये रहा जी आपका इंटरेस्ट, सो दैट आपको बार बार अलग से अकाउंट ना बनाना पड़े, वो बीच में ही इंटरेस्ट अकाउंट कवर कर दिया, अच्छी बात है। वही इंटरेस्ट इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में यहां भेज दिया, क्लियर। और इधर से टू बैंक बाय डिबेंचर्स, टू बैंक बाय डिबेंचर, खरीदे कैंसिल करे, खरीदे कैंसिल करे। क्या नया पॉइंट है जी बताओ इसमें डिबेंचर्स में? आप कह रहे थे सर मॉड्यूल में पता नहीं डिफरेंट ही टाइप के क्वेश्चंस गिवन है, क्या मॉड्यूल में सर कुछ और ही गिवन है डिबेंचर्स का? बताओ सर क्या गिवन है? सेम क्वेश्चन तो है जो आप ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर कवर अप करके आए हैं। बताओ जी फटाफट बताओ, कोई डाउट है ही नहीं सर, वही तो क्वेश्चंस हैं जो अपन लास्ट क्लास के अंदर कवर अप किए थे सारे। चलिए जी नेक्स्ट आता है सर इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये बेसिकली आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं एक बार चेकआउट कर लूं क्योंकि आपने सेम क्वेश्चन देखो, अब यहां पे क्वेश्चन आपने करा हुआ ये वाला, बट एक साथ में लिख दिया अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC एंड HFC। तो मतलब सर इसके ऊपर DRR की वो प्रोविजंस होंगी। ये सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, बिकॉज लेक्चर 1 के अंदर मैं ऐसे सेम क्वेश्चंस आपको करवा चुका, क्लियर। जिसमें ये तो सर वैसे ही पूछ लिए, बैंक अकाउंट और डिबेंचर होल्डर अकाउंट तो वैसे ही पूछ लिए, मेन अकाउंट तो सर ये 3 है। या आप ये कह लो कि डिबेंचर अकाउंट में कौन सा कुछ होना है सर, मेन अकाउंट तो आपके ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है, ये मेन अकाउंट है, क्लियर। वही सर स्टार्टिंग में बैलेंस एंड ब्रॉट डाउन करने के बाद जो भी यहां पे इन्होंने ट्रांजेक्शन करी, जो भी एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन देखो लिखा होगा, एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन वाज मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, क्लियर। तो आप यहां पे देख सकते हैं इनके पास 7.5 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, 25,000 का DRR है और इन्वेस्टमेंट 1,12,500 रिप्रेजेंटेड बाय 10%, इतने का बॉन्ड ऑफ ₹100 ईच, क्लियर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए। एंड द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट अ पार, 10% प्रीमियम पे सेल कर दी। सेम क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी मैं ये करवा चुका, सो ये बेसिकली आप लोगों का होमवर्क है, क्लियर। एंड नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट और कौन से क्वेश्चन गिवन है सर यहां पे हमारे पास? ये आगे जी अपने पास नया टाइप का क्वेश्चन, जिसमें नया तो क्या बेसिकली कन्वर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी गिवन है, जिसमें आपको मिक्सअप क्वेश्चन है, जिसमें राइट्स के भी पॉइंट आएंगे, बोनस का भी पॉइंट आएगा, कन्वर्शन का भी पॉइंट आएगा। अब 1-2 क्वेश्चंस हमारे जस्ट ये पेंडिंग है, एंड आफ्टर दैट आपका ये डिबेंचर्स मॉड्यूल में से भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। आइए देखते हैं। चलिए सर, तो यहां पे सर एक ये वैसी लेंथीएस्ट क्वेश्चन बना रखा है, क्योंकि बैलेंस शीट भी आपको दोबारा बना के देनी पड़ेगी इसमें। पहले तो एक बार सर बैलेंस शीट पढ़ लें। बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड आपके पास गिवन है, अनलिस्टेड कंपनी है सर, अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC एंड HFC। मतलब सर कोई DRR का कॉन्सेप्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है, क्लियर, क्योंकि नॉर्मल अनलिस्टेड कंपनी है, क्लियर। सर बैलेंस शीट में अगर देखने को पड़े, शेयर कैपिटल पड़ी है 2 लाख रुपए की, रिजर्व एंड सरप्लस 1/20 के बढ़िए देखने पड़ेंगे क्या है इसके अंदर। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो नेचुरली डिबेंचर ही होंगे 1/20 के। ट्रेड पेबल्स पड़े हैं 115 एंड NCA में PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 115। करंट एसेट्स इन्वेंट्रीज पड़ी हैं सर आपके पास 135, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस व्हाटएवर जो भी है, क्लियर। आपने ने सर रीड आउट करा नोट्स टू अकाउंट्स में। सर हमारे पास 30,000 शेयर्स की ऑथराइज्ड कैपिटल है। इशूड कैपिटल हमारे पास कितनी है सर, 2 लाख रुपए की, उसमें से रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ प्रॉफिट्स पड़े हैं, एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 12% डिबेंचर पड़े हैं एज एक्सपेक्टेड, जो हमने सोचा था, क्लियर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, एंड डिटेल्स आपके सामने है कैश एंड बैंक बैलेंस की। सर एजीएम पे क्या रिजॉल्व हुआ, एजीएम पे जो रिजॉल्व हुआ, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द ऑप्शन टू परचेज ₹10 शेयर, 10 रुपए वाला शेयर एट ₹15 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, से पहले जो इनके पास होंगे एग्जिस्टिंग। सर ये तो राइट शेयर्स का पॉइंट आ गया, क्लियर। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि अब ये मिक्सअप क्वेश्चन है, इसमें डिवेंचर्स का भी है, बोनस का भी है, राइट का भी है, क्लियर। कोई सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एंड दिस ऑप्शन वाज टेकन अप बाय ऑल दी शेयर होल्डर्स। तो अगर सर एट प्रेजेंट हम बात करें, हमारे पास कितने शेयर्स पड़े थे, हमने अभी देखा 20,000 शेयर्स थे, और हर 4 के बदले में एक ऑप्शन दी, तो मतलब 20,000 इंटू 1/4 दूंगा ना मैं आपको,
हर 4 के बदले में मैंने एक ऑप्शन दिया आपको, तो 1/4 करके 5000 ऑप्शंस दी एट द रेट 15 रुपए के हिसाब से। तो जो भी पैसे होंगे वो आप ले लेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट इनको शेयर्स दे देंगे। एंड सर टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। तो नेचुरली सर आज की डेट में अगर देखूं राइट्स देने के बाद 20 पहले थे, 5 अब ये इशू कर दिए राइट्स, तो टोटल कितने हुए 25,000 के ऊपर, या फिर ये देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 25,000 के ऊपर ले रहा है या 20,000 के ऊपर ले रहा है। अब चेक कर ही लेते हैं सर बोनस का पॉइंट। बोनस इन्होंने कहां दिया जी, ये रहा नेक्स्ट में 1:5। हाँ बिल्कुल 25,000 के ऊपर ही है, तभी 50,000 आ रहा है ना अपना बोनस। क्लियर, क्योंकि नॉर्मली 20,000 एंड 5,000 के बाद में 25,000 के अकॉर्डिंग अगर बात करें सर, 25,000 के अकॉर्डिंग 1/5 अगर करें 5,000 इंटू 10, 50,000 रुपए का बोनस, 50,000 का बोनस आप डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए वो अमाउंट बिल्कुल सही इन्होंने ली हुई है एंड डिबेंचर्स को रीपे कर दिया 3% पे। अरे सर इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं था करने वाला, आप ऐसे ही हाँ सिर्फ क्या ये पॉइंट्स को डील करके एंट्रीज को करके एक नई रिवाइज्ड बैलेंस शीट आपको बना के देनी है। रिवाइज्ड बैलेंस शीट हमने बना के देनी है, तो इसमें तो सर वैसे ही नहीं कोई नया पॉइंट है। चलिए सर फटाफट एक बार एंट्रीज भी देख लें। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, वही सर 5,000 शेयर्स इनटू 15 के अकॉर्डिंग टू, तो 75,000 हमने अमाउंट रिसीव करी एंड इसी को बाइफरकेट कर दिया। सर इसमें 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपए प्रीमियम था, तब जाके टोटल मैंने 15 रुपए लिए थे। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर, एंड आफ्टर दैट सर बोनस कलेक्ट करने के लिए बोनस जो हमने 50,000 का पे आउट करना है, ये सर आउट ऑफ रिजर्व्स, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स ही आपको पैसे इकट्ठे करने होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने किसको यूज करा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज करा। वो प्रायोरिटीज होती हैं जब आप बोनस का टॉपिक करेंगे या राइट्स का, जब ये थ्योरेटिकल टॉपिक करेंगे अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू, उसमें आपके पास ये कॉन्सेप्ट आएगा जो इन्होंने डिबेंचर के साथ ही बीच में मर्ज कर दिया। उसमें आपके पास ये टॉपिक आएगा कि बोनस इशू करते हुए कौन कौन से रिजर्व्स, कौन कौन से प्रॉफिट्स आप यूज कर सकते हैं प्रायोरिटी वाइज। तो हमने पहले प्रीमियम यूज करा 25,000 जितना हमारे पास ये आया था, बाहर की बाहर यूज कर दिया एंड बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में से मेरे पास वो पास्ट प्रॉफिट्स पड़े तो हैं, उसी में से बोनस देंगे, बाकी 25 उसमें से लेके मैंने कर दिया जी बोनस टू शेयर होल्डर एंड लास्ट एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। मतलब सर पहले पैसा निकाला, पहले सोर्सेस से पैसा निकाला बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर में एंड बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर को नेक्स्ट आगे इक्विटी जिन जिन को देनी थी इक्विटी में बांट दिया। एंड आफ्टर दैट सर एक आपको रिजर्व्स तो भी क्रिएट करने पड़ेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है और 1,20,000 के आपके ये डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं। क्लियर, तो 1,20,000 के अकॉर्डिंग यहां पे ये आगे जो आपका नया पॉइंट जो आज का हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, अनलिस्टेड कंपनी है, 10% आपको मेंटेन करना है, तो पीएल से पैसा निकालें, डीआरआर में डाल दें जब तक रिडम्पशन नहीं होती, बट रिडम्पशन तो इसी साल हो गई सर। क्लियर, एंड सेम थिंग सर आपको 15% इन्वेस्टमेंट तो भी करनी पड़ेगी, 15% आपको इन्वेस्टमेंट तो भी करनी पड़ेगी। मेरी सर रिडम्पशन 1,20,000 की ही थी, तो 1,20,000 का ये दोनों अपने सर नए पॉइंट्स, ये दोनों अपने अच्छे पॉइंट्स हैं आज के लिए, जो आज की प्रोविजंस के ऊपर ही क्या है बेस्ड हैं। वो 10%, वो 15% वाली कंडीशन क्लियर जो पढ़ के आई। सो यहां पे इन्वेस्टमेंट भी सर हमने वही सर 120 के रिडीम होने वाले थे, 120 का 15% कितना हुआ 18,000, ये मैंने क्या कर दिया इन्वेस्ट कर दिया। सर एंट्रीज बढ़ाता जा रहा है और कुछ नहीं है, एंट्रीज बढ़ती जा रही है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज सर उसने कहा था कि 3% प्रीमियम पे डिबेंचर्स को पेमेंट करनी है, तो एंट्री क्या बनी, जो भी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, नीचे जाके वो पेमेंट कर देगा, बट यहां पे एक बार डिबेंचर होल्डर्स के नाम पे डाल दिए। सर ये जो प्रीमियम है 3,600 रुपए, इसको आप राइट ऑफ कर दो, कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस में से। तो इन्होंने साथ के साथ उसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन या प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ये भी खत्म। अब सर वो जो रिडम्पशन हो चुकी, तो 12,000 का मेरा रिजर्व एंड 18,000 की जो इन्वेस्टमेंट मैंने करी थी, इन्वेस्टमेंट को क्या कर दो सर, सेल कर दो
एंड इसको ट्रांसफर कर दो टू जर्नल रिजर्व, जो नॉर्मल पॉइंट है स्टार्टिंग के लेक्चर से हम करते आ रहे हैं। क्लियर? इन्वेस्टमेंट सेल कर दो एंड जो पैसा डीआरआर अकाउंट में पड़ा होगा उसको जर्नल रिजर्व में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। तो मैंने भी वही करा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व। क्लियर? नेक्स्ट इज डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक एंड लास्ट इज सर वो 23,600 जो हमने पे करना था उसकी पेमेंट कर दो सर, और क्या करना है, सिंपल। क्लियर? तो जो भी मतलब पेमेंट थी, पेमेंट करने के बाद हालांकि सर तीनों पॉइंट्स मिक्सअप कर दिए, राइट शेयर्स का भी पॉइंट ले आया तो उसकी 2-3 एंट्रीज आ गई। क्लियर? बोनस का पॉइंट ले आया तो उसकी 2 एंट्रीज आ गई कम से कम। एंड बाकी डिबेंचर्स के रिलेटेड टू अनलिस्टेड कंपनी बोल गया, अनलिस्टेड कंपनी, तो वो 10% वाली और 15% वाली कंडीशन आ गई कि 10% डीआरआर भी बनाना पड़ेगा, 15% इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, एंड सेम आफ्टर द रिडम्पशन वही 10% जो आपने रिजर्व बनाए उसको जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करो, और जो आपने इन्वेस्टमेंट 18,000 की करी उसको सेल करो। एंड आफ्टर 3% पे आपने वो प्रीमियम पे उसको पे आउट कर दिया, प्रीमियम को आपने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। सो साथ साथ सारी अकाउंटिंग आप क्या करते जा रहे हैं, समेटते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, सो दैट कि नेक्स्ट बैलेंस शीट बनाते हुए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एंड बैलेंस शीट तो बनी पड़ी है सर, 3 लाख रुपए की होगी सर, 2 लाख रुपए की पहले थी, 50,000 का राइट, 50,000 का बोनस, तो टोटल कितना हुआ मेरे पास सर 3 लाख रुपए। नोट में जाके क्या देखेंगे सर, नोट तो अपने आप ही बना पड़ा है यहां पे। क्लियर? रिजर्व एंड सरप्लस सर, वैसे रिजर्व एंड सरप्लस मेरे पास 120 के थे, 120 में से 25,000 मैंने बोनस देते टाइम यूज करा, 3,600 रुपए का मैंने प्रीमियम राइट ऑफ करा, तो नेचुरली सर 91,400। सर कैसे, 120 था, 120 में से 25 बोनस देते टाइम, 3,600 का प्रीमियम राइट ऑफ करते टाइम, तो बैलेंस फिगर ये पड़ी सर आपकी। बाकी सर ट्रेड पेबल्स, प्रॉपर्टी प्लांट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल सारे सेम रहेंगे। कैश एट बैंक ये अपना क्या होगा, चेंज। अगर ऑरली करें, हमारे पास ओपनिंग कितना था, ध्यान देना, ओपनिंग सर हमारे पास ओपनिंग कैश ये पड़ा जी 230। अगर यहां से आप देखें, यहां पे आप दिमाग लगाओ हल्का सा बिना देखे कि सर ये कैसे आएगा, सर 230 तो मेरे पास ओपनिंग पड़ा था, प्लस 75,000 राइट शेयर इशू करके आया। क्लियर? प्लस अगर हम बात करें 18,000 की जैसे इन्वेस्टमेंट करी वैसे ही वो रियलाइज्ड होगी, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। 18,000 प्लस भी करोगे, 18,000 माइनस भी करोगे, और माइनस 23,600 की आपने पेमेंट करी डिबेंचर वालों को। क्लियर? तो 18,000 को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्ट करी एंड सेल करी, वो तो सेम ही चीज है। इसमें अगर आप देखें 230 प्लस 75,000 माइनस 23,600 आना तो चाहिए सर, बिल्कुल सही। 181,400 का मेरे पास 181,400 का मेरे पास कैश आया। अब नीचे जो मैंने ऑरली आपको करवा दिया वो नीचे सर आपके पास सारी डिटेल यहां पे शेयर्ड है। क्लियर? तो आप यहां पे बेहतर एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। क्लियर? हाँ, बट इसमें सर मेन आपकी रिटर्न प्रैक्टिस बहुत काउंट करेगी जो आप नहीं करते। क्लियर? जिसमें सबसे बड़ी लैकिंग है और जिसमें हम लोगों को भी प्रॉपर विश्वास नहीं होता कि आप कितना कैच कर पा रहे हैं, कितना उसको ग्रास्प कर पा रहे हैं। क्यों? आपने रिटर्न प्रैक्टिस हमारे सामने नहीं करी। जब वही रिटर्न प्रैक्टिस आप हमारे सामने करोगे देन हमें भी फील होता है कि वाकई में आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई, कि आप टॉपिक्स को प्रॉपर वे से कवर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। नहीं अदरवाइज हमें भी वो कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि शायद आपने लेक्चर्स को कैसे अटेंड किया होगा, या मे बी ऐसा तो नहीं मैंने करवा दिया, हाँ जी सर हो गया, कॉपी पे करके भी नहीं देखा। ये काम नहीं होना चाहिए। सो रिटर्न प्रैक्टिस आपकी यहां पे बहुत काउंट करेगी, स्पेशली जो पर्टिकुलर टॉपिक्स अकाउंट्स के अंदर। चलो मानते हैं कि कई बार नहीं मन करता अपना करने का, बट जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट फेवरेट है सर, वो तो एक एक क्वेश्चन कॉपी पे आपने करके देखना, सो दैट इनमें कोई गलती ना हो। और यही होते हैं पेपर में बनवाने वाले, सबसे बड़ी टेंशन क्रिएट करने वाले ये कुछ टॉपिक्स ही हैं। इनमें से अगर कोई इधर उधर से क्वेश्चन आ गया, आप इतने में घबरा जाते कि क्या चीज हो गई सर, कहां से ये टॉपिक आ गया। सो ये चीज अगर नहीं आप लोगों ने फेस आउट करनी, तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, रिटर्न प्रैक्टिस। मैक्सिमम रिटर्न प्रैक्टिस, एक एक क्वेश्चन को चाहे आता भी है दोबारा बना के देखो, अपने हाथ से सॉल्व करके देखो,
इज दैट क्लियर? सो ये जो बैलेंस शीट है सर, बैलेंस शीट विद न्यू फॉर्मेट आप बेहतर जानते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट कंपनीज के केस में, और इसमें कोई नया पॉइंट नहीं है। एंड रही बात नेक्स्ट 6th इलस्ट्रेशन की, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करवाऊंगा, कवर अप करवाऊंगा, क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन मेरे लिए नया भी है एंड स्कैनर में रिपीटिंग भी है। यहां से क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद, क्लियर, अगर हो सका तो ये वाले क्वेश्चंस जो पेंडिंग है हमारे, क्लियर, एंड प्लस स्कैनर में 1-2 क्वेश्चंस हैं जो नए क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, वो भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही क्या करेंगे, अपन कवर अप करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय।